चलिए मेरे बच्चों, शुरू करते हैं ना। पिछली कक्षा में हमारे पास प्रश्नावली या फिर वास्तविक संख्या के पहले चैप्टर से 1.1 से दो क्वेश्चन कल रह गए थे, जिसको हमने होमवर्क के रूप में दिया था ना। आइए इसको हल करके देखते हैं। ठीक है, क्या करना था, इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या निकालना था, लसा। और सबसे पहला काम क्या था, अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसा और मसा ज्ञात करिए। और दूसरा इसमें क्वेश्चन बोला था कि चेक करिए कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा लसा गुणे मसा के। यही बात बोला गया था। पहला क्या था, इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना था, एलसीएम तथा एचसीएफ, यही ज्ञात करना था हमें। दूसरा क्या था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुणे एचसी। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। यही दोनों क्वेश्चन हमें हल करने थे बच्चों ना। एलसीएम और एचसीएफ तो हम इससे निकाल लेंगे। इधर देखिए, एलसीएम और एचसीएफ तो हम इसे निकाल लेंगे, लेकिन हमको चेक करना जरूरी है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। समझ में आई बात है। तो हमारे पास मुझे उम्मीद है कि आप लोग करके आए होंगे। अच्छा, 550 का बताइए, 510 का हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे, बोलिए जल्दी आप लोग किए हैं तो, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, कोई दिक्कत है यहां तक। 92 का क्या होगा बताइए तो, 2 गुणे 2 गुणे 23। बहुत बढ़िया, हो गया काम। अब यहां से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल देते हैं। क्योंकि हमारे पास एलसीएम क्या होगा, हमने कहा था कि एलसीएम सभी को ले लेना है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। दो अधिकतम 2 बार है तो अधिकतम 2 बार ले लिया, 3 अधिकतम 1 बार है तो 1 बार ले लिया, 5 अधिकतम 1 बार है तो 1 बार, 17 1 बार है तो 1 बार, और 23 1 बार है तो 1 बार। क्या होगा बाबू, आंसर बताइए। 23,460। क्या सभी का सही है। अच्छा एक बात बताइए ना, हमको कितने लोग लगा के आए, बस हम पूछना चाहते हैं। जो जो नहीं लगा के अपने स्थान पे खड़े हो जाए तो, जो नहीं लगा के खड़े, जो वीडियो हम थोड़ा सा पस यूज करते हैं, रुकते हैं यहीं पे और थोड़ा धुनाई हो जाए, जो नहीं लगा के आए, ठीक है, ना चालू हो जाए, ठीक है। आइए लगाइए। चलिए, हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, चल रहा है वीडियो ना। चलिए 23,460। अच्छा एचसीएफ बता दीजिए तो, हमारे पास जो मैच करेगा हम उसी को लेंगे। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ, तो हमारे पास एलसीएम यही हो गया 2, क्योंकि इसमें 17 इसमें 23 है, इसमें 5 इसमें 5 है या नहीं है, इसमें 3 इसमें 3 सही है। कोई दिक्कत है क्या, सही है सभी का, सही है, नहीं सही है आपका, क्या मिस्टेक हो गया इसमें। एलसीएम में जो दोनों में होगा ना, एचसीएफ में वही लेंगे। और एलसीएम का मतलब सभी को ले लेंगे, जो अधिकतम बार है उसको भी, जो नहीं किसी में किसी एक में भी होगा तो भी उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। समझ में आई बात है। हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ, मतलब पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया। दूसरा अब इसमें कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल चेक करिए एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो दोनों संख्या हमारे पास क्या है, पहली संख्या क्या है 510, दूसरी संख्या कितना है 92, इज इक्वल टू एलसीएम कितना है 23,460, और यह कितना है हमारे पास एचसीएफ 2। ठीक है ना, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 2 9 6 4। ठीक है, सेम इधर भी वही आएगा। आइए कर लेते हैं, 4 6 9 2 0 आ गया इक्वल हमारे पास बच्चों। कोई दिक्कत है यहाँ तक सवाल में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं।
क्या एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर भी एलसीएम गुणे एचसीएफ के। सूरज समझ में आया बेटा? ठीक, आइए आगे चले, नोट कर लीजिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बताइए? हम इसको उठा के यहां रख देते हैं ना, 23,460 एक बैरियर बनाते हैं और इधर लिखते हैं। हमारे पास यह क्वेश्चन कौन सा बताइए? तीन सौ 36 का हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या होगा बताइए तो? 2 गुणे और क्या है फिर बस 54 का क्या होगा हमारे पास? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बस 27 दुना के 54 हो गया है ना हमारे पास। एलसीएम निकालना बड़ा ही आसान है। एलसीएम जो अधिकतम बार है उसको ले लेंगे। अधिकतम 2 कितनी बार है? 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अधिकतम 3 कितनी बार है? 3 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3 और 7 कितनी बार है? 1 बार। आंसर बताइए? 3000 ऐसे है, ठीक है। एचसीएफ बताइए? चलिए, जो मैच करेगा, एक बार 2 मैच कर रहा है और एक बार 3। कॉमन में मतलब 2 2 से मिल रहा है और 3 एक भी 3 से मिल रहा है, बाकी 3 नहीं मिल रहा है या 2 भी नहीं, 7 तो है नहीं है, तो हम लिख देंगे 2 गुणे 3 अर्थात कितना? 6। दो चीज एलसीएम और एचसीएफ आ गया हमारे पास। अच्छा एक बात बताइए हमको, या तो हमारे पास एलसीएम हो गया और ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। इधर इन संख्या का ये वाला एलसीएम हो गया और ये वाला क्या हो गया हमारे पास? एचसीएफ। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर लीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा हमारे पास? 336 336 गुणे 54 इज इक्वल टू 3024 गुणे 6। कितना आएगा बाबू बताइए आंसर? 18,144 है ना, बराबर होगा 18,144। लीजिए, हो गया, कर लीजिए। सभी लोगों का सही था। हमने अभी तक 2 ऐसे अंकों की संख्या दी थी हमने, जिसको कहा था हमने बाबू कि बताइए कि इनका लसा और मसा और इन संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं की ऐसी चीजें ना आपस में तय होती है। 3 संख्याओं पर ऐसा चेक करके देखेंगे, पर हमारे पास 3 अंकों की कुछ संख्या है, 3 अंक मतलब 3 नंबर अलग अलग हैं, उनके लिए लसा और मसा में ज्ञात करने हैं। ठीक है, आइए करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर, पहली प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा क्या ज्ञात करिए? एचसीएफ। हमारे पास पहले 3 संख्या और 2 संख्या थी, उसके लिए हमने किस विधि द्वारा? प्राइम फैक्टर द्वारा लसा और मसा ज्ञात कर लिया था। सेम नियम हमारे पास यहाँ भी लगेंगे, जिसमें से हम आपको पहला सवाल करके दिखाते हैं, बाकी दोनों सवाल आपके लिए। ठीक है, आइए हमारे पास पहला क्वेश्चन में क्या दिया बाबू? 12, 15 और 21 है ना, अलग अलग सबका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 12 का लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दुना के 4 23, समझ में आ रहा है? 15 का लिख देंगे 3 गुणे 5 और 21 का लिख देंगे 3 गुणे 7। बस हो गया, सभी का समझ में आया? भाई 12 को हम अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर लीजिए, 12 को थोड़ा सा समय लगा सकते हैं आप, ऐसे कर लीजिए। 2 से काटेंगे कितना? 6, 2 से काटेंगे कितना? 3, 3 से काटेंगे खत्म। 2 गुणे 2 गुणे 3, समझ में आया? 21 का करेंगे तो 3 गुणे 7 आएगा, ठीक ना? लेकिन अपने आप को थोड़ा कैलकुलेटिव बनाइए, ताकि इन छोटे अंकों के लिए तो कम से कम ये ना करना पड़े, है ना? क्योंकि आपको पता है ना कि हम जब भी नंबरों को लेंगे ना, तो हम अगर 2 गुणे 2 गुणे करें तो कभी भी इसमें 4 नहीं ले सकते, क्योंकि हम सारे प्राइम नंबर लेंगे।
अगर हम इसके प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो जितने भी नंबर लेंगे इसमें मल्टीपल के रूप में ना सारे प्राइम नंबर होंगे। समझ में आ रहा है सुमित? हम क्या इसमें 6 ले सकते हैं क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, और 6 तो बन ही रहा है 3 गुना के, बन रहा है ना। तो हम सारे इसमें हम प्राइम नंबर लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 11 लेंगे, 13 लेंगे, 17 लेंगे, 15 नहीं ले सकते क्योंकि 3 गुणे 5 होता है, 19 लेंगे। आगे और सारे नंबर है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो सारे प्राइम नंबर ही लेना है। तो क्या यहां तक बात समझ में आई? अब हमें अगर इन तीनों संख्याओं का क्या चाहिए? एलसीएम। क्या चाहिए? एलसीएम, ठीक ना। तो कहेंगे कि एलसीएम का मतलब सब में जो हो, अधिकतम बार से ज्यादा, कम से कम में होगी, सबको ले लेंगे। तो 2 कितनी बार आया है टोटल मिला के? 2 बार। टोटल मिला के मतलब काउंट नहीं करेंगे, अगर इसमें 2 बार है इसमें 1 बार है तो हम 2 ही बार को लेंगे अधिकतम बार को। तो 2 गुणे 2। 3 कितनी बार है? इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार। कितनी बार लेंगे? सब में 1-1 बार है तो 1-1 बार लेंगे। 3 1 बार और 7 1 बार। 2 दूना के 4, 3 बार 7 5। भूल गए क्या? चलिए 7 से पहले हमें 5 लेना। और कोई दिक्कत है? आता क्या कर लेंगे? 2 दूना के 4, 3 12 5 6 7 42 है ना। 2 दूना के 4 3 12, 12 5 60। 60 का पाड़ा नहीं है तो 0 भूल जाइए। 6 का पाड़ा सबको आता है, 6 7 42, लास्ट में 0 लगा दीजिए। ठीक है। हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा इसका बताइए? जो सब में मिलेगा वही एचसीएफ होगा। क्या 2 इसमें है तो इन सभी में है? नहीं। क्या 5 इसमें है तो इन सभी में है? नहीं। क्या 7 इसमें इन सभी में है? नहीं। 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। कितनी बार सब में है? 1-1 बार। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ठीक। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? यही तो करना था। बाकी यह 2 सवाल आपके लिए अभी करके हमें दिखाइए। आपके लिए 1 मिनट का समय, समय स्टार्ट होता है अब। आप जिस क्षण से गुजर रहे हैं बाबू ना, वह क्षण हमारे जीवन में बहुत बार आया है। वही उंगलियों वाला कैलकुलेशन। अब हमें दिखाने की कोशिश करेंगे सर जी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप जैसे कितने बच्चे यहाँ आए और कितने चले गए। छोटी कक्षाओं के लिए अब इस समय लगभग मैं 25,000 बच्चों को शिक्षा दे चुका हूँ। लगभग 25,000 बच्चों को। समझ में आई बात है? अन्य अन्य स्कूलों में, कोचिंग संस्थाओं में भी हर साल 100 बच्चे चेंज होते हैं, इंटर हाई स्कूल और छोटे बच्चे मिला के। समझ में आई बात है? तो सोचा करिए बात को आप लोग कि सर जी को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए, अपने कर्तव्य को फॉलो करिए, ड्यूटी को फॉलो करिए, ताकि कोशिश करिए कि सर जी अगर बता रहे हैं तो हम सारे सवाल हल कर ले। ठीक है। चलिए, क्या आप लोग इसको हमें हल करने की जरूरत पड़ेगी? हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे सवाल। यह वाला तो हमारे पास देखिए, इस वाले में हमारे पास जो संख्या है यह वाली हमारे पास, इसमें 17 23 और 29 तीनों हमारे पास प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। तो हमारे पास अगर सारे प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबरों का लसाई उन संख्याओं का गुणनफल हो जाता है। जैसे समझिए, ए बेटा लो इधर समझिए आप लोग, ये देखिए डटना नहीं है जानवरों की तरह, कोई बात नहीं। आइए, अगर हमारे पास 2 प्राइम नंबर है, समझिए सुमित बेटा समझिए, इधर हमारे पास 2 प्राइम नंबर है। मान लीजिए एक प्राइम नंबर 5 और दूसरा मैं ले लेता हूं 7, है ना। अगर दोनों का हमें लॉसा निकालने की बात करें, जिसे हम लोग को प्राइम कहते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है बाबू? ऐसी 2 संख्या है जिसका एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ क्या हो? 1। इस आधार पे इसका एलसीएम क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। 7 5 और यह 35 क्या है? एचसी एचसीएफ की एलसीएम, माफ करिएगा एलसीएम, एलसी। लेकिन एचसीएफ हमेशा क्या होगा? एचसीएफ हमेशा क्या होगा बता दीजिए? 1। और जिन संख्याओं का एचसीएफ, 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, अपने आप में वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं, सहअभाज्य संख्या। तो अच्छा बताइए, सारी संख्या आपस में को प्राइम नंबर है? यह भी अपने आप में प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर। मतलब एक और स्वयं के सिवा इनके कोई कॉमन, एक के सिवा इन सभी के कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है। तो इनके HCF तो 1 हो जाएंगे और LCM इन संख्याओं का गुणनफल सभी का आपस में गुणा कर लीजिए। 17 गुणे 23 गुणे 29, 29 3000 कितना आएगा? 3329, 1133। मुझे लगता है कि आप सही हैं। 1133,900 बहुत बढ़िया। इस वाले का हमारे पास HCF क्या होगा? 1। HCF क्या होगा? 1। और हमारे पास इसका LCM क्या हो जाएगा बच्चों? 11,000, 11,300। ठीक है, समझ में आई बातें? फिर से कैलकुलेट कर लीजिए जिन बच्चों का अगर गलत आया हो। अच्छा, इसका क्या होगा बताइए? यह आपस में सारे प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन बेटा लोग सुनिए, इस वाले को सुन लीजिए, यह सारे आपस में प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जो इनके फैक्टर आएंगे ना वो आपस में एक दूसरे के उभयनिष्ठ होंगे नहीं, कॉमन होंगे नहीं। जैसे 8 के हम क्या लिख सकते हैं? 8 के प्राइम फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार? अच्छा, 9 के कितने लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 2 बार। और 25 के लिख सकते हैं 5 गुणे 5 कितनी बार? 5 गुणे 5। अच्छा बताइए ना, इसके प्राइम फैक्टर, तीनों के प्राइम फैक्टर को एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। इसके 2 गुणे 2 गुणे 2 है, इसके 3 गुणे 3 है, इसके 5 गुणे 5। अच्छा, एक हमको बात बताइए कि क्या किसी के प्राइम फैक्टर आपस में कॉमन हो रहे हैं, उभयनिष्ठ हो रहे हैं? नहीं। इसका मतलब बाबू इन सभी का भी HCF हमारे पास क्या आएगा? लेकिन LCM क्या होगा बताइए? 2 दुना के 4 दुना के 8। गुणा करने का तरीका, जहां 0 आ जाए वहां आप लोग जल्दी जाइएगा, जहां आपको 0 दिखाई दे वहां जल्दी जाइएगा। 2 दुना के 4 दुना के 8, 8 पांचे 40 में एगो 0 भूल जाइए, बचा कितना? 4, 4 पांचे 20, 20 का एक और 0 भूल जाइए, बचा कितना? 2, 2 त्याई 36, 18 आ गया। कितने 0 भूले थे आप? लगा दीजिए पीछे, है ना? ये 0 भूलने वाला बीमारी बढ़िया है कि नहीं? जहां आपको 0 मिले ना बाबू वहां जल्दी जाइए, यही कैलकुलेशन का अच्छा तरीका है। ठीक है, तो हमने कहा कि 2 दुना के 4 दुना के 8 पांचे 40, 40 में से एक 0 भूला तो कितना बचा? 4, 4 पांचे 20, 20 का एक और 0 भूला तो कितना बचा? 2, 2 त्याई 36, 18, 2 0 भूला था पीछे रख देना है। ठीक है, चलिए, कैलकुलेशन तो तेज हो ही जाएगा। कैलकुलेशन कुछ नहीं होता बेटा, जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो वही प्रैक्टिस कैलकुलेशन कहलाता है ना। जब एक ही चीज को बार 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 करते हैं ना तो वो चीजें आसान हो जाती है। शाओलिन में कहावत है, शाओलिन मतलब चाइना में, ठीक ना? चाइना में कहावत है ना कि फायदा हमें उस चीज से होता है ना, उस एक काम से होता है जिसको हमने हजारों बार किया। एक काम को इतनी बार किया है कि आंख बंद करके भी उसे कर सकते हैं, है ना? वह चीजें हमारे लिए बेहतर होगी। लेकिन हम 1000 काम को एक बार किया है तो हमें सारे काम को करने के लिए फिर से डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, कौन किसको कितनी बार कैसे किया जाएगा। लेकिन जब एक ही काम आप बार बार करते हैं ना तो आपको चीजें याद ही नहीं बल्कि आपके DNA में चली जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक शेफ हो जो खाना बनाता हो, रोज प्याज कट करता हो, आंख पे पट्टी बांध देंगे ना, प्याज को उसी स्पीड से कट करेगा। समझ में आई बात है? बात समझ में आई? कोई भी व्यक्ति हो अगर उस काम को जानता है तो बेहतर कर लेगा आंख बंद करके भी। उसी तरह से कैलकुलेशन आपके ब्लड में होनी चाहिए, DNA में होनी चाहिए। धीरे 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 अगर आपको गणित से लगाव होना चाहिए तब गणित से लगाव लेना, कभी डर नहीं लगे। क्योंकि देखिए, अगर आप साइंस साइड से पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों ना, तो एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में गणित आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। आप हाई स्कूल पढ़िए, मान लीजिए गणित से डर लगा, इंटर में आपने गणित छोड़ दी, है ना? समझ में आई बात है? तो भी तो आपके पास गणित का पापा जी हैं, फिजिक्स, है ना? गणित के डैडी हैं, हर एक सवाल के लिए अलग से फार्मूला। और कैलकुलेशन इतने पॉइंट में होगी बाबू ना कि आपको कैलकुलेशन करने में मजा ही नहीं, सुसाइड करने का कभी कभी मन कर सकता है ना? फिजिक्स में, पर सुसाइड करना नहीं है। जब भी ऐसी चीजें आई तो याद करना है कि कोई हम लोगों को पढ़ा रहा था और वो बताया था, अगर किसी को से लगाव
ज्यादा लगाना है ना तो उसको बार बार देखिए, है ना, बार बार देखिए। चलिए आइए आगे चले। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 क्या कहता है कि कोई हमारे पास दो संख्या है 306 और 657 जिनका हमारे पास एचसीएफ कितना दिया है 9। क्या पूछा है एलसीएम। याद करिए आपको पहली कक्षा में जब वास्तविक संख्या की पहली कक्षा ले रहा था और मैं आपको उदाहरण समझा रहा था तो हमने कहा था कि एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा। नहीं याद है तो अभी हमने पढ़ा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का, कबीर बेटा शांत हो जाइए। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को वहीं छोड़ देते हैं, है ना, एलसीएम को वहीं छोड़ देंगे। जो इधर गुणा कर रहा है इधर जाके क्या करेगा, बोला था ना, इधर का उधर होगा तो एक दूसरे का कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा ना। आइए तो हम क्या लिखते हैं, एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का, इधर ये भाग कर रहा था इधर गुणा कर रहा था, क्या कह देगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा के क्या चीज, एच सी एफ। ठीक है, दोनों संख्या का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे 300, 6 गुणे 600 और बटा के किसके बराबर होगा, एलसीएम के। काट देंगे, काट के गुणा करके बताइए 9 से कितनी बार में कटेगा, 73 बार में, और गुणा कर देंगे कितना है गब्बा, 657 73 बार में। अच्छा हम नहीं किए तो इसका मतलब बुला रहे तुम लोग, ये तो 34 बार में कटेगा, काट ही देते। और आंसर कितना आया है, 22,300। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। एचसीएफ अगर 9 था तो हमारे पास एलसीएम कितना होगा, 22,338। उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चे क्या कर गए होंगे, सबको समझ में आया, आ गया बच्चों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, अभी उम्मीद पे खरा उतार लेते हैं। ठीक है, एक सवाल हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं आप लोगों के लिए। चलिए नहीं, अभी 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 तो 2 सवाल देंगे आप लोगों के लिए ना, यहीं के लिए दे देते हैं आप लोगों के लिए। ये बेटा लो, चलिए करिए, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, किताब में ऐसा कोई सवाल नहीं है ना, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को दे दिया जाए। ठीक है, चलिए हो गया होगा, नोट हो गया होगा, मिटाते हैं ना। अपनी तरफ से 2 क्वेश्चन देते हैं। हमारे पास एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है किसका, शांत रहिए, बहुत मार मारेंगे तुमको। ए चोट्टा, तू गधा रहे था। यह 1 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, शांति से बैठे रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे पास 2 संख्याएं है ना, पहली संख्या 510, अगर एलसीएम दिया है, ओपन कर दो बेटा, तो खोल दो,
और HC दो। इसमें हमारे पास पहली संख्या दी हुई है ना, दूसरी संख्या एक और ज्ञात करनी है। खोल दो बाबू, खोलो। बोला हूँ अभी ना, खोल दो। नहीं सुनाई दिया क्या आप लोगों को? सुमित को मारेंगे, सुमित पिटाएगा। इसका आंसर बताओ। HCF कितना होगा? दूसरी संख्या क्या होगी जी? बताओ। पैर नहीं छुआ रे बाबू, पैर नहीं छुआ है, पैर छू लेना चाहिए था। इतना देरी में पहचानना है, पहचान रहे कौन है? देखिए बच्चों, हमारे पास अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। जांच क्या रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी n प्राकृतिक संख्या, कोई n एक प्राकृतिक संख्या है ना, जिसमें प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल होता नहीं है। 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो, 0 उसमें न हो, के लिए संख्या 6 के पावर n किस पर समाप्त हो सकती है? 0 पर। पहले तो इस सवाल को हल करने से पहले थोड़ा सा आप लोग उदाहरण की तरफ समझिएगा कि सर जी कोई संख्या 0 पर समाप्त कब कब हो सकती है। समझिए, मान लीजिए कि हम एक छोटी सी बातें कर रखते हैं आप लोगों के सामने। इस सवाल को अभी यहीं पे छोड़ते हैं, बात समझते हैं ना कि कोई भी यह संख्या किस पर समाप्त होगी? 0 पर कब समाप्त होगी? बात समझ में आई क्या? देखिए, मान लीजिए किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या है? 0। मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली, सबसे छोटी संख्या 10 है ना। 10 भी किस पर समाप्त हो रहा है? 0 पर, है ना। 1 और 0, हम 10 के लिए मल्टीपल की बात करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल के रूप में क्या होगा? 2 और, मतलब हम 10 के अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे। इसका मतलब अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी, हम एक और संख्या ले लेते हैं 20। 20 भी किस पर समाप्त है? 0 पर। तो 20 के लिए हमारे पास गुणनखंड कितने होंगे बाबू? 20 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 2 इंटू 2 इंटू। इसका मतलब एक चीज तो कॉमन है कि 10 अगर 0 पे समाप्त होगी तो उसके 2 मल्टीपल तो कॉमन है, 2 गुणनखंड प्राइम फैक्टर तो कॉमन है। कौन कौन से? 2 और। जो भी संख्या दुनिया में मेरे बच्चों इकाई का अंक जिसका भी 0 होगा ना, वह संख्या के कम से कम 2 कॉमन मल्टीपल तो होंगे, 2 कॉमन प्राइम फैक्टर तो होंगे। कौन? 2 गुणे 2 गुणे। एक और संख्या ले लेते हैं बच्चों, हम 30 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 30। 30 भी तो 0 पे समाप्त हो रहा है, तो 30 को अगर मेरे बच्चों ध्यान से देखें तो 30 के भी कुछ मल्टीपल होंगे, 2 गुणे ना, 2 गुणे 3 गुणे। यहां पर भी देखेंगे तो हमारे पास यह दोनों संख्याएं 2 इंटू 5 है, 2 इंटू। तो जो भी संख्याएं मेरे बच्चों किस पर समाप्त होंगी? 0 पर समाप्त होंगी, उनके लिए उनका आधार कम से कम 5 से डिविजिबल और 2 से डिविजिबल होना जरूरी है, 2 से भाज्य होना जरूरी है। दोनों से, अगर सिर्फ 2 से भाज्य होगा तो वह संख्या जरूरी नहीं है नहीं कि 0 पे समाप्त होगी, उसके साथ साथ उसके प्राइम फैक्टर में 5 आना चाहिए। किसके? आधार के। तो आइए सवाल पे हम चलते हैं और सवाल के बारे में बात करते हैं ना। सवाल के बारे में अगर बात करें, आप लोगों को समझ में आया हो थोड़ा सा भी, तो सवाल के बारे में बात करेंगे, समझ में आ जाएगा। हमारे पास कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी n प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर क्या हो सकती है? समाप्त। हम अगर किसी संख्या के पावर, मान लीजिए हम 6 के पावर 4 लिखे,
इसका एक ही मतलब है 6 गुणे 6 गुणे 6 कितनी बार मेरे बच्चों? 4 बार। हम 6 का 4 में गुणा नहीं कर रहे हैं, 6 का 4 बार कर रहे हैं। इसका मतलब हमें घात से कोई लेना देना नहीं है कि वो संख्या किस पर समाप्त होगी। हमें किससे लेना देना है? आधार से। किससे लेना देना है? आधार से, बेस से। अब अगर बेस 0 पर समाप्त, अगर हम चाहेंगे कि 6 के पावर n 0 पे समाप्त हो, तो इसका मतलब बेस के कम से कम 2 मल्टीपल होने चाहिए। कौन कौन? 2 और 5। 2 और 5 कम से कम होने चाहिए। लेकिन क्या यहाँ 6 के लिए 2 मल्टीपल है क्या? 2 तो है, लेकिन 5 नहीं है। 5 के जगह पर क्या है मेरे बच्चों? 3। तो क्या बताइए कि असंख्या मेरे बच्चों 0 पर समाप्त होगी? 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 6 के मल्टीपल में 5 कभी आएगा नहीं। इसके किसी संख्या के n के पावर के जो होगा उसके आधार के मल्टीपल में कम से कम 2 और 5 दोनों होने चाहिए। दोनों होगा तभी वह संख्या किस पर समाप्त होगी? 0 पर। जैसे हम एक संख्या ले ले मेरे बच्चों, बता दीजिए कौन सी संख्या? 40। 40 के पावर n, 40 के पावर n। अगर हम 40 के पावर n लेते हैं तो हम कुछ भी करेंगे यह संख्या किस पर समाप्त होगी? यह 0 पर समाप्त होगी। क्यों होगी बाबू बताइए तो? क्योंकि हम अगर सिर्फ 40 के पावर n ले लें तो हम कह देंगे 40 के मल्टीपल में हमारे पास एक मल्टीपल ऐसा भी होगा जो 2 इंटू क्या होगा? 5। क्योंकि 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। यही तो है हमारे पास 40। हम आधार की बात करें, पावर की बात नहीं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? आधार की। तो 2 दुना के 4 दुना के 8 पांचे 40, और 40 में हमारे पास दो ऐसे गुणनखंड दिख रहे हैं जो क्या कह रहे हैं कि हम 2 गुणे 5 को क्या बनाएंगे आखिरकार? 10। और आधार से हम चेक करके यह देख लेंगे कि वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। अब इसके लिए लिखेंगे कैसे हम इसको? क्या लिखेंगे? चलिए लिखिए। चलिए लिखेंगे हल में, लिखेंगे यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होगी तो वह 10 से क्या होगी? विभाजित होगी। दस से क्या होगी मेरे बच्चों? अर्थात वह संख्या 2 तथा 5 से भी क्या होगी? दो तथा 5 से भी क्या होगी मेरे बच्चों? विभाजित होगी, है ना? यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह किससे विभाजित होगी? 10 से। और 10 से विभाजित होने का मतलब वो 2 और 5 दोनों से भी क्या होगी? विभाजित होगी। परंतु ना, परंतु 6 केवल 6 के 2 गुणनखंड, 6 के कितने गुणनखंड? 2 गुणनखंड। कौन कौन से? 2 और क्या है? 3 है। अतः यह संख्या किस पर समाप्त नहीं होगी? अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? क्योंकि अगर हमारे पास इसके गुणनखंड के रूप में 2 था तो अगर इसके साथ 5 आ जाता तो हमारे पास हो जाती। क्योंकि हमने कहा कि 2 0 पर समाप्त होने के लिए या तो 10 से विभाजित होनी चाहिए, या तो 2 और 5 से। या तो 10 से विभाजित होनी चाहिए या 2 और 5 से। लेकिन विभाजित किससे? किसके कितने गुणनखंड है? 2। 2 और 3। अगर इसके साथ 5 होता तो यह संख्या 0 पर समाप्त होगी। लिखेंगे कि अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं। बस यही आंसर है उसका।
ठीक है, क्या इंग्लिश में बोलेंगे? इफ द एनी नंबर ones place is 0 to be the divisible by 10 and other numbers to be the divisible by 2 and 5. समझ में आई बात है? But the 6 has a 2 multiples 2 and 3. समझ में आई बात है? इसलिए संख्या किस पर डिविजिबल समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। आइए समझते हैं ना। हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य का मतलब यह संख्या किन्हीं संख्याओं से डिविजिबल है, किन्हीं संख्या से भी, किसी से भी हो। तो अगर यहाँ पे प्लस नहीं होता, अगर यहाँ पे प्लस नहीं होता तब तो हम कह देते कि संख्या जिसकी मल्टीपल है वो उसी से भाज्य होगी। जैसे हमने कह दिया बाबू कि 2 गुणे 5 क्या किसी अन्य संख्या से डिविजिबल है, तो 2 गुणे 5 का मतलब होता है 10, और 10 किससे किससे भाज्य है, 2 और को नहीं देते, लेकिन इसके पिछवा क्या लगा है, प्लस में 13। तो सबको कैलकुलेट करने के बाद जो संख्या हमें आएगी ना, उसको ध्यान देना है कि वह किसी से डिविजिबल है कि नहीं। कोई भी संख्या कब डिविजिबल मानी जाती है, जब समझिएगा, जब वो संख्या अपने आप में कंपोजिट नंबर हो। कैसा नंबर हो, कंपोजिट। कैसा नंबर होगा वो, कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य। कोई संख्या अपने आप में कैसा नंबर होना चाहिए, कम से कम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के लिए कम से कम कितने मल्टीपल, 3। पहले को हम लिखेंगे स्वयं, दूसरे को लिखेंगे 1, और तीसरा अपने आप में कोई होगा जिसे हम अन्य कह देंगे, है ना। मतलब स्वयं को और 1 को छोड़कर किसी अन्य से कोई भी संख्या विभाजित होती है तो उसे हम कंपोजिट नंबर या फिर क्या कह देते हैं, भाज्य। बात समझ में आई क्या? जैसे हमारे पास एक संख्या हमने ले लिया 10, 10 से तो भाग जाइबा करेगी 10 में, बेटा लोग 10 से 10 में भाग जाइबा करेगी, 10 में 1 से भी तो भाग जाएगी, क्योंकि जब हमने कहा था, पढ़ाया था, तो हमने कहा था कि एक वह एक प्राकृतिक संख्या है जो किसी संख्या में भाग देने पर या गुणा करने पर परिवर्तन करती नहीं। किसी संख्या में भाग दे सकती है पर उस संख्या में कोई परिवर्तन होगा। अगली इस संख्या में 2 हमारे पास और ही ऐसी संख्या है जिससे भाग जाएगी, 2 और, तो हमने कहा कि स्वयं और 1 को छोड़कर किन्हीं अन्य से विभाजित होती है तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, है ना। चलिए, तो हम इस वाले के लिए देख लेते हैं। इसमें 2 सवाल है, एक तो यह वाला और एक तो आइए पहले सवाल को लिखते हैं, हम लोग हल करते हैं। हम देखिए इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस, मान लीजिए बाबू कि हमारे पास मल्टीपल को हम एक साथ ब्रैकेट में कर दें, मल्टीपल को एक साथ ब्रैकेट में कर दें, और हमारे पास इसके लिए अलग से ब्रैकेट बनाए, तो हमारे पास हम कोशिश कर सकते हैं कि इस वाले और इस वाले में से यहाँ पर भी 13 है और इस वाले में भी क्या है, क्या हम 13 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, दोनों में से 13 कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों जगह पर उपस्थित हो, जो दोनों जगह पर क्या हो, उपस्थित। आइए, तो इसमें से अगर 13 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा बाबू, 13 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 7 गुणे 7 गुणे और प्लस का यहाँ, प्लस का यहाँ, क्योंकि इसमें से अगर हम 13 निकाले थे तो यहाँ पे 13 निकल के आया बाहर, तो कितना बचा, निकालने का मतलब भाग दिया है हमने, निकालने का मतलब क्या दिया है। इसमें अगर 13 का भाग देते तो इसकी जगह पर 1 बचेगा, और 1 का इनमें गुणा होगा तो कोई परिवर्तन होगा। यहाँ पे 13 का भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। आइए आगे करें, 13 11 7 और 77 1, हम 78 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 13 और गुणे 6, 13 6
13 छक। इसका मतलब हम यह क्या कह सकते हैं, इसको देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि यह टोटल जो यह पूरी संख्या है ना, कौन कौन सी, कौन संख्या बताइए, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, वह किससे डिविजिबल होगी, 13 से भी विभाज्य होगी, और क्योंकि वह सारी संख्याएं उन संख्याओं से विभाजित होती है जो उनके गुणनखंड है। समझ में आई बात है? तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 को लिख सकते हैं 13 गुणे 13 गुणे, बात समझ में आई क्या? इसका मतलब कह देंगे कि यह संख्या किससे, 13 तथा 6 से क्या है बाबू, भाज्य है। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है यहां तक, किसी को कोई समस्या इसमें? क्योंकि हमने कहा ना कि विभाजकता का नियम कहता है ना कि जब कोई बड़ी संख्या दे देना तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके जितने भी प्राइम फैक्टर निकलेंगे ना, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे, वह संख्या उससे विभाजित होगी। समझिए, जैसे जैसे थोड़ा सा और आपको अगर डीपली समझाएं तो हमारे पास एक संख्या है 35, क्या है बाबू, 35। 35 को अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 5 से कटेगा 7 बार में, और 7 से कटेगा कितनी बार में, समझ में आई बात है? अब मैं लिख सकता हूं कि 35 बराबर क्या लिख सकता हूं बाबू, 5 गुणे, इसका मतलब ना मेरे बच्चों, हम कहूंगा कि क्या 35 भाज्य है, कहेंगे हाँ, हम कहेंगे किससे, कहेंगे 5 से भी विभाजित होती है और 7 से भी विभाजित होती है, क्योंकि 35 के गुणनखंड हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं, 5 और 7। तो किसी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वह संख्या उन संख्या से विभाजित भी होती है। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई यहां तक, कोई दिक्कत है? सवाल थोड़ा सा बढ़िया दे दिया, बढ़िया का मतलब मजा आने वाला। सवाल जब ना कठिन होता है ना, कठिन का मतलब नहीं, थोड़ा सा घुमाने वाला होता है तो मजा आता है आप लोगों के लिए। बात समझ में आई क्या? तो इसका मतलब हमने इस संख्या को कुछ इस फॉर्म में लिखा, तो क्या बना, 13 गुणे 13 गुणे 6। इसका मतलब चाहे इस 13 को ले चाहे इस 13 को, एक कॉमन नंबर निकाल लेते हैं बाहर, हमारे पास यह क्या है 13 और यह क्या है 6। इसका मतलब यह पूरी संख्या गुणा करने पर जितना भी आएगी जोड़ने घटाने पर, वह संख्या किससे विभाजित होगी, 13 और 6 से। समझ में आई बात है? आपके पास यह एक नंबर है, इसको आप लोग करके बताइए। दूसरा ये वाला एक नंबर दिया हूं हमने, इसको करके बताइए। आप लोगों के पास 2 मिनट का समय, करिए। करिए बच्चों, जैक्स और सुमित। गंदे बच्चों में गिनती नहीं करना चाहता हूं आप लोगों की, समझिए बात को। हो गया? और वो संख्या भी आप लोग बताइएगा जिससे डिविजिबल होगी। आइए बच्चों देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसी में का अगला है, क्या कह रहा है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अगर प्लस में 5 दिया तो हम कॉमन के रूप में भी क्या लेंगे, 5। तो बचेगा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 5 गया, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का 1। तो जो मल्टीपल के रूप में पहले उसका गुणा करेंगे, सबका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000। और 1008 में जो प्लस के रूप में एक था उसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1009 गुणे 5। तो जो मल्टीपल के रूप में वही उसी वो संख्या क्या होगी, पूरी तरह से भाज्य होगी। अर्थात हम इसमें यह भी कह सकते हैं ना कि यह संख्या किससे किससे भाज्य होगी, यह संख्या किससे, 1 5 और किससे 1009 से भाज्य है। 1 से हम काहे नहीं लिखे पिछले सवाल में, इसलिए नहीं लिखे कि हमने कहा कि यह एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो किसी को डिविजिबल कर सकती है, किसी को भाग दे सकती है, इसलिए 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप सिर्फ यही 2 संख्याएं लिख देंगे जो मल्टीपल के रूप में है, तो हमारे पास सेम नियम का हो जाएगा। और आप ये समझ रहे हैं कि ये सवाल लगा कैसे, ठीक ना? अगला क्वेश्चन, आगे अगला सवाल देखते हैं।